डियर स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। गायत्री कॉलेज सांचौर यूट्यूब को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट, आज के वीडियोस में हम बीएससी पार्ट 3 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने वीडियोस में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में से जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पार्ट ए में छोटे छोटे क्वेश्चन, एक एक नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर डिस्कस किया था। नेक्स्ट, आज के इस वीडियोस में हम बी पार्ट और सी पार्ट में जो सवाल पूछा जाएगा उस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में बी और सी पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर थोड़ा आपको बड़ा लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न को परिभाषित कीजिए। कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, उनको डिफाइन करना है। जैसे पहला है इनिशियोटॉपिक प्रोटॉन, उत्क्रमणी रूपी प्रोटॉन। इनिशियोटॉपिक प्रोटॉन क्या होते हैं? दूसरा है डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन, विवरिम रूपी प्रोटॉन्स क्या होते हैं? और तीसरा होमोटॉपिक प्रोटॉन, समस्थ प्रोटॉन क्या होते हैं? तीनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। इनिशियोटॉपिक प्रोटॉन्स, डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स, होमोटॉपिक प्रोटॉन्स। इनिशियोटॉपिक प्रोटॉन्स क्या होते हैं? अणु में एक ही कार्बन परमाणु पर दो हाइड्रोजन परमाणु का एकल प्रतिस्थापन करने पर इनिशियोमर प्राप्त होते हैं। ऐसे प्रोटॉन इनिशियोटॉपिक प्रोटॉन कहलाते हैं। इसका मतलब हुआ, जैसे कंपाउंड है एथिल ब्रोमाइड CH3CH2Br। इस मॉलिक्यूल में कार्बन परमाणु पर उपस्थित जो दो प्रोटॉन्स, इनका किसी अन्य परमाणु से सब्स्टिट्यूशन कर दिया जाए, एक एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके इसकी जगह दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप जोड़ दिया जाए या कोई एटम जोड़ दिया जाए, तो जो प्राप्त आइसोमर होंगे वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे। और ऐसे आइसोमर जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं उन्हें इनिशियोमर कहा जाता है। तो ये जो प्रोटॉन्स हैं वो आपस में क्या कहलाएंगे? इनिशियोटॉपिक प्रोटॉन कहलाएंगे। देखिए कि इस कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु का मैं किसी जेड परमाणु से प्रतिस्थापन करवाता हूं। सबसे पहले मैं इस हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके CH3 C Z H Br, और दूसरी बार इस H परमाणु को हटा करके Z को जोड़ दिया जाए
इस प्रकार से ये दोनों आइसोमर एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। दर्पण प्रतिबिंब होने के कारण ये आपस में क्या कहलाएंगे? एनेंशियोमर कहलाते हैं। एक बार इस हाइड्रोजन परमाणु को हटाया, उसकी जगह जेड, दूसरी बार इस हाइड्रोजन परमाणु को हटाया, उसकी जगह जेड परमाणु को। ये दोनों आपस में दर्पण प्रतिबिंब हैं, तो ये एनेंशियोमर कहलाएंगे। तो इन प्रोटॉन के एकल प्रतिस्थापन से इस प्रकार जब एनेंशियोमर प्राप्त होता है तो ये प्रोटॉन्स आपस में क्या कहलाते हैं? इनेंशियोट्रॉपिक प्रोटॉन कहलाते हैं। और इनेंशियोट्रॉपिक जो प्रोटॉन्स होते हैं वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में केवल एक एनएमआर संकेत देते हैं। इसका अर्थ हुआ कि ये जो दोनों प्रोटॉन्स, इनका केमिकली एनवायरमेंट जो होता है, रासायनिक जो वातावरण होता है वो समान होता है, इसलिए ये दोनों प्रोटॉन केवल एक एनएमआर संकेत देते हैं। तो इनेंशियोट्रॉपिक क्या होते हैं? किसी भी अणु में कार्बन परमाणु पर उपस्थित दोनों हाइड्रोजन परमाणु का एकल प्रतिस्थापन करने पर इनेंशियोमर प्राप्त होते हैं। तो ऐसे प्रोटॉन इनेंशियोट्रॉपिक प्रोटॉन या उत्क्रमी रूपी प्रोटॉन कहलाते हैं। और ये प्रोटॉन केवल एक एनएमआर संकेत देते हैं। नेक्स्ट बात करें हम डायस्टीरियोट्रॉपिक प्रोटॉन, विवरिम रूपी प्रोटॉन की। तो डायस्टीरियोट्रॉपिक प्रोटॉन किसी भी अणु में उपस्थित वे प्रोटॉन होते हैं जिनका एकल प्रतिस्थापन करने पर विवरिम रूपी समावेवी प्राप्त होते हैं, अर्थात ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, तो वे प्रोटॉन आपस में डायस्टीरियोट्रॉपिक प्रोटॉन यानी विवरिम रूपी प्रोटॉन कहलाते हैं। विवरिम रूपी जो प्रोटॉन्स होते हैं उनका केमिकली एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, इस कारण से वे अलग अलग प्रकार के एनएमआर सिग्नल देते हैं। तो यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी है। डायस्टीरियोट्रॉपिक प्रोटॉन अणु में एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित दो हाइड्रोजन परमाणु का एकल प्रतिस्थापन करने पर विवरिम समावेवी प्राप्त होते हैं। ऐसे प्रोटॉन डायस्टीरियोट्रॉपिक प्रोटॉन या फिर इसे विवरिम रूपी प्रोटॉन कहा जाता है। ये रासायनिक तुल्य नहीं होते, अतः भिन्न भिन्न एनएमआर संकेत देते हैं। इसका अपन एग्जाम्पल देखें तो क्लोरोएथीन, फॉर एग्जाम्पल क्लोरोएथीन। Cl CH डबल बॉन्ड CH 1 क्लोरोएथीन। इस 1 क्लोरोएथीन में इस कार्बन परमाणु पर उपस्थित हाइड्रोजन इनका एकल प्रतिस्थापन करते हैं। एक बार इस हाइड्रोजन परमाणु को जेड परमाणु से रिमूव कर दें, एक बार इस हाइड्रोजन परमाणु को जेड परमाणु से रिमूव कर दें। तो इस प्रकार से जो दो समावेवी प्राप्त होंगे उन्हें विवरिम रूपी समावेवी कहा जाता है। Cl C
देखिए 1-क्लोरोएथीन में इस कार्बन परमाणु पर उपस्थित एक प्रोटॉन जिसको मैंने Ha और दूसरा प्रोटॉन है जिसको Hb। इस Ha को Z परमाणु से प्रतिस्थापित करने पर ये आइसोमर बनता है और इस Hb को प्रतिस्थापित करने पर ये दूसरा आइसोमर। ये दोनों आइसोमर आपस में दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, इन्हें डाइस्टीरियोमर विवरिम रूपी समावेवी कहा जाता है। तो ये जो प्रोटॉन्स होते हैं Ha और Hb प्रोटॉन, जिनके एकल प्रतिस्थापन से विवरिम रूपी समावेवी प्राप्त होते हैं जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, ऐसे प्रोटॉन डाइस्टीरियो टॉपिक प्रोटॉन कहलाते हैं और इनका केमिकली एनवायरनमेंट डिफरेंट होने के कारण ये भिन्न भिन्न एनएमआर संकेत देते हैं। इस 1-क्लोरोएथीन में यह हाइड्रोजन परमाणु अपना एक एनएमआर संकेत देगा, Hb भी एक अपना एनएमआर संकेत देगा और इस कार्बन क्लोरीन से जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु भी अपना एक एनएमआर संकेत देगा। तो इस 1-क्लोरोएथीन में टोटल 3 एनएमआर संकेत प्राप्त होते हैं। थर्ड देखिए होमोटॉपिक प्रोटॉन्स, समस्थीय प्रोटॉन। वे प्रोटॉन जिनके एकल प्रतिस्थापन से केवल एक ही यौगिक प्राप्त होता हो तो उन्हें होमोटॉपिक प्रोटॉन कहा जाता है। यानी जिनका हम सब्स्टिट्यूशन करने पर सेम कंपाउंड प्राप्त होता है तो वो प्रोटॉन्स आपस में होमोटॉपिक प्रोटॉन कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखें 2-मेथिल प्रोपीन। 2-मेथिल जो प्रोपीन है CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C H H 2-मेथिल प्रोपीन है। इस 2-मेथिल प्रोपीन इस हाइड्रोजन परमाणु को और इस हाइड्रोजन परमाणु अदर दूसरे किसी परमाणु या समूह से प्रतिस्थापित कर दें तो उससे केवल समान कंपाउंड प्राप्त होता है। जैसे इस हाइड्रोजन Ha को और Hb को यदि Cl परमाणु से रिप्लेस कर दें तो CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C Cl H। और यदि मैं इस Ha की जगह Hb को हटा करके क्लोरीन परमाणु को जोड़ दूं तो नेक्स्ट CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C H Cl। इससे भी 1-क्लोरो 2-मेथिल प्रोपीन प्राप्त होती है और ये भी 1-क्लोरो 2-मेथिल प्रोपीन। अर्थात Ha और Hb जो प्रोटॉन्स हैं इनका केमिकली एनवायरनमेंट समान होता है। ये प्रोटॉन्स आपस में होमोटॉपिक प्रोटॉन कहलाते हैं और होमोटॉपिक प्रोटॉन्स होते हैं वे केवल एक एनएमआर संकेत देते हैं। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में इनिशियोटॉपिक प्रोटॉन, डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन और होमोटॉपिक प्रोटॉन्स का डेफिनेशन पूछ सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इनकी परिभाषा लेकर के इस तरह से एक एक एग्जाम्पल के द्वारा इनको समझाना है कि कौन कौन से जो प्रोटॉन्स है इनिशियोटॉपिक हैं, कौन कौन से डायस्टीरियोटॉपिक हैं और कौन कौन से होमोटॉपिक प्रोटॉन्स होते हैं। नेक्स्ट
दूसरे क्वेश्चन में न्यूक्लियर शील्डिंग एंड न्यूक्लियर डिशील्डिंग इफेक्ट को समझेंगे। नाभिकीय परिरक्षण और नाभिकीय विपरिरक्षण क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाभिकीय परिरक्षण और नाभिकीय विपरिरक्षण पर भाव क्या होता है, इसको समझाना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर शील्डिंग नाभिकीय परिरक्षण की। न्यूक्लियर शील्डिंग क्या होती है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब उसकी स्टडी की जाती है तो उस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन हाइड्रोजन परमाणु के जो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस न्यूक्लियस के ऊपर उनका परिसंचरण होता है, जिससे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसको प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र या फिर सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड द्वितीयक चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। वो द्वितीयक चुंबकीय क्षेत्र या जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है बाहर से लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है, अर्थात जो हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं और उस मॉलिक्यूल के कारण उत्पन्न जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के विपरीत इस तरह से उपस्थित है, तो बाहर का चुंबकीय क्षेत्र उस परमाणु के अंदर उपस्थित प्रोटॉन पर इफेक्ट नहीं डाल पाता है। तो ऐसे प्रोटॉन जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करते हैं और उस बाह्य चुंबकीय विरोध के कारण वे उच्च क्षेत्र में अवशोषण करते हैं, उन्हें नाभिकीय परिरक्षण न्यूक्लियर शील्डिंग कहा जाता है। यहां मैंने इसकी परिभाषा लिखी है, न्यूक्लियर शील्डिंग। जब अणु में को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन परिसंचरण करते हैं, जिससे वे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, उन्हें द्वितीयक चुंबकीय क्षेत्र या प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यह चुंबकीय क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है, जिसके फलस्वरूप प्रोटॉन वास्तविक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय प्रभाव को अनुभव करता है। ऐसे प्रोटॉन को परिरक्षित प्रोटॉन और इस गुण को न्यूक्लियर शील्डिंग यानी नाभिकीय परिरक्षण कहा जाता है। देखिए, कोई न्यूक्लियस है जिसमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है और इसके जो कार्बन हाइड्रोजन इस सिग्मा बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें परिसंचरण से एक अतिरिक्त चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये इलेक्ट्रॉन जब परिसंचरण करेंगे तो यहां से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इस तरह से। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है जो कि कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन के परिसंचरण से उत्पन्न होता है, यह चुंबकीय क्षेत्र और बाहर से जो लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र है एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो इस प्रकार के जो प्रोटॉन्स होते हैं
उनको परिरक्षित प्रोटॉन कहा जाता है। और ये जो प्रभाव होता है इसे नाभिकीय परिरक्षण न्यूक्लियर शिल्डिंग। तो यहाँ पर जब हम NMR सिग्नल लेंगे तो वो NMR सिग्नल जो होगा वो ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा, तब जाकर के वो इस न्यूक्लियस को इंटरेक्ट करेगा और इंटरेक्शन के बाद उसका NMR संकेत प्राप्त होगा। तो जो शिल्डेड प्रोटॉन होते हैं वो हमेशा उनका जो सिग्नल होता है इस तरह से ये हमेशा उच्च क्षेत्र के अंदर अवशोषण करेंगे। ये निम्न क्षेत्र यहां से डेल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं जिसमें शिल्डेड प्रोटॉन होते हैं वो हमेशा उच्च क्षेत्र की ओर अवशोषित होकर के NMR संकेत देंगे। उनका अवशोषण उच्च क्षेत्र में होगा। ऐसे प्रोटॉन शिल्डेड प्रोटॉन और इस गुण को न्यूक्लियर शिल्डिंग कहा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो एसिटिलीन जो होता है, एसिटिलीन में शिल्डेड प्रोटॉन होते हैं H ट्रिपल बॉन्ड CH। इस कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन का परिसंचरण होगा और उससे उत्पन्न इनका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इस तरह से एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो इस प्रोटॉन के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन के अंदर ही होती है। इस प्रकार जो ये प्रोटॉन्स है ये प्रोटॉन शिल्डेड प्रोटॉन कहलाएंगे। ये हमेशा उच्च क्षेत्र में अवशोषण करते हैं और इस प्रक्रिया जो प्रोसेस है, इस गुण है, इसको न्यूक्लियर शिल्डिंग कहा जाता है। तो एसिटिलीन जो मॉलिक्यूल है उसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र और इससे उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है एसिटिलीन के द्वारा द्वितीयक मैग्नेटिक फील्ड है वो इसका विरोध करता है। तो ये वाले प्रोटॉन शिल्डेड प्रोटॉन और इस प्रॉपर्टीज को न्यूक्लियर शिल्डिंग कहा जाएगा। डिशिल्डिंग की बात करें, न्यूक्लियर डिशिल्डिंग की, तो न्यूक्लियर डिशिल्डिंग में जब अणु को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनके कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के जो भी इलेक्ट्रॉन्स या फिर अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके परिसंचरण से उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड और बाह्य क्षेत्र से अपन जो मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं वो अगर एक ही डायरेक्शन में कार्य करते हैं तो इस प्रकार के जो प्रोटॉन्स होते हैं उन्हें न्यूक्लियर डिशिल्डिंग प्रोटॉन कहा जाता है और इस प्रकार का जो प्रभाव होता है वो न्यूक्लियर डिशिल्डिंग इफेक्ट कहलाएगा। तो इसकी जब डेफिनेशन पूछे एग्जाम में कि न्यूक्लियर डिशिल्डिंग क्या होती है तो इसके लिए असंतृप्त मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के परिसंचरण से उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में कार्य करता है तो इस प्रकार का इफेक्ट न्यूक्लियर डिशिल्डिंग इफेक्ट कहलाएगा।
जैसे बेंजीन, इस बेंजीन मॉलिक्यूल कार्बन परमाणु पर उपस्थित ये जो प्रोटॉन्स होते हैं पाई बॉन्ड, तो इनके कारण पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके कारण उत्पन्न इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है उनकी डायरेक्शन, और जो हम बाहर से इन प्रोटॉन्स के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, यदि बाहर से लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र इन बेंजीन मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन के परिसंचरण से उत्पन्न इंड्यूस्ड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एक ही दिशा में कार्य करे, तो इस प्रकार के जो प्रोटॉन्स होते हैं इस प्रोटॉन को डिशिल्डेड प्रोटॉन कहा जाता है, और ये प्रभाव न्यूक्लियर डिशिल्डिंग कहलाएगा। तो इसके लिए बहुत कम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है, थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर तुरंत इस न्यूक्लियर को इंटरेक्ट कर लेता है, जिससे ये हमेशा डाउनफील्ड उच्च क्षेत्र में अवशोषण करते हैं। इनका जो एनएमआर संकेत प्राप्त होता है वो हमेशा जब हम इसके एनएमआर संकेत को स्केल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो इधर का जो क्षेत्र होता है वो उच्च क्षेत्र होता है, और जहाँ डेल वैल्यू बढ़ती जाती है वो निम्न क्षेत्र में। तो ये प्रोटॉन्स होते हैं वो डिशिल्डेड डाउन फील्ड में एब्जॉर्ब करेंगे, और उसके लिए जो डेल वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये हमेशा डिशिल्डेड जो प्रोटॉन्स होते हैं डाउन फील्ड में अवशोषण करेंगे, जिसके लिए डेल वैल्यू ज्यादा होगी, जबकि शिल्डेड प्रोटॉन होते हैं वो क्षेत्र में अवशोषण करते हैं, इसके लिए डेल वैल्यू बहुत कम होती है। तो इस प्रकार से यदि एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि न्यूक्लियर शिल्डिंग और डिशिल्डिंग क्या है, तो आप उनका एक एक एग्जाम्पल के द्वारा डेफिनेशन से समझा सकते। इसका अपन एग्जाम्पल देखें न्यूक्लियर डिशिल्डिंग का, तो देखिए HC डबल बॉन्ड O CH, तो यहां पर इस कार्बोनिल कंपाउंड है Aldehyde इसके द्वारा पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के परिसंचरण से ये उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड और जो बाहर से अपन मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये प्रोटॉन प्रेजेंट है उनके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बाह्य एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसी दिशा में अगर ये कार्य करता है तो ये वाला प्रोटॉन डिशिल्डेड प्रोटॉन कहलाएगा, और ये हमेशा निम्न क्षेत्र में अवशोषण करता है, इस कारण इसकी डेल वैल्यू अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम
केमिकल शिफ्ट क्या होती है, टीएमएस को रेफरेंस संदर्भ यौगिक के रूप में क्यों लिया जाता है, ये भी सवाल पूछा जाता है। स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग क्या होती है और कपलिंग कांस्टेंट क्या है। कुछ कंपाउंड दे रखे होते हैं, उनका एनएमआर स्पेक्ट्रा इस प्रकार डेल वैल्यू और टो वैल्यू पर किस प्रकार से स्केल पर ड्रॉ करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।